हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के कुछ और क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। इसमें बोले हैं पीक्यूआर लिमिटेड अंडरटेक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर फैब्रिकेशन ऑफ ब्रिज। एक पीक्यूआर लिमिटेड है और उसको गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिला है ताकि वो एक ब्रिज का फैब्रिकेशन कर सके। इट्स बैंक गारंटी रिक्वायरमेंट आर, तो बैंक से इसने इस चीज़ को लेकर गारंटी ली है। तो पीक्यूआर लिमिटेड ने बैंक से गारंटी ली है। किस पर्पज़ के लिए? यहाँ पे 6-7 आपको पर्पज़ दिए हैं। जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसकी गारंटी चाहिए, फिर बिड बॉन्ड गारंटी चाहिए जो भी गवर्नमेंट टेंडर उसको मिलेगा, और ऐसी एडवांस पेमेंट गारंटी, रिटेंशन मनी गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी, जो हाइड्रो प्लेटफॉर्म है उसके इंपोर्ट की गारंटी, और जीएसटी क्लेम बाय सीबीआईसी उसकी गारंटी। तो 6-7 गारंटी, तो जो 6-7 गारंटी उसके अमाउंट यहाँ पे आपको दिए हुए। ठीक है, तो वन बाय वन यहाँ से सीधे हम लोग अमाउंट रीड करते हैं। तभी मैंने इसको फटाफट से गो थ्रू किया, क्योंकि सेम चीज़ जैसे ए क्या था, सिक्योरिटी डिपॉजिट गारंटी, तो यहाँ पे बता रखा है कि कितने का जो है इलेक्ट्रिसिटी का सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट कितना है। तो ये जो 7 गारंटी है इसके बारे में बात की गई है कि 7 तरीके की गारंटी इसने अपने बैंक से ली हुई है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी एक्टिविटी को लेकर उसने बैंक को बताई है। तो पहला क्या था? इलेक्ट्रिसिटी वाली गारंटी। तो इसने बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल 10 लाख आएगा पर मंथ का। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैज डिमांडेड सिक्योरिटी डिपॉजिट इक्वल टू 2 मंथ सप्लाई। तो 2 महीने का जो भी सप्लाई है उसके अप्रोक्सीमेटली उनको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है, तो उसके लिए गारंटी मांगी गई है। एटलीस्ट द कंपनी हैज प्रोवाइड टू द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ए बैंक गारंटी ऑफ 7 lakhs। कम से कम 7 लाख की गारंटी वो एक्सेप्ट करेंगे, ये इसमें बोला गया। ऐसी जो 5 टेंडर है उसकी जो बिडिंग की जाएगी, जो बोली लगाई जाएगी, तो उसका अमाउंट 10,000 लाख के आसपास है, 10,000 lakhs। द प्रैक्टिस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज टू आस्क फॉर बिड बॉन्ड इक्वलेंट टू 1%। तो जो आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि इसको टेंडर इशू करेगी, तो उसने बोला है कम से कम 1%, जो भी टेंडर वैल्यू है उसका कम से कम 1% का जो है गारंटी लेके आना है। और मतलब बिड बॉन्ड लेके आना है कम से कम 1% ऑफ इस वैल्यू का। ऐसी 5 कॉन्ट्रैक्ट मिले जिसकी वैल्यू 20,000 लाख है, और अलग अलग स्टेजेस में वो भी चल रहे हैं। इट एक्सपेक्ट टू रिसीव पेमेंट, 2,000 लाख का आ सकता है इन 5 कॉन्ट्रैक्ट के जो कि अभी चल रहे हैं। अभी इसने 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जिसका वैल्यू है 2,500 lakhs। और रिटेंशन अमाउंट की बात करें तो वो कम से कम 5% है। कई बार क्या करती है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करती है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है उसमें से कुछ अमाउंट वो रिटर्न करके रखती है ताकि फाइनल पेमेंट के टाइम पे वो बाकी का बैलेंस देंगे, तो वो 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। ऐसे इसमें बोला हुआ कि इट एक्सपेक्ट टू बी अवॉर्डेड विद कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 आउट ऑफ 5 बिड टू बी सबमिटेड। तो इसने 5 के लिए बोली लगाई है, और इसको एक्सपेक्टेशन है कि 3 कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल ही जाएंगे एज स्टेटेड अबव। परफॉर्मेंस गारंटी, तो इसके लिए 20% अमाउंट की कम से कम परफॉर्मेंस गारंटी भी चाहिए। नेक्स्ट बोला है इट विल बी इम्पोर्टिंग 5 हाइड्रो प्लेटफॉर्म। तो ये बाहर से इंपोर्ट करने वाला है 5 हाइड्रो प्लेटफॉर्म एट 10 lakhs ईच। तो एक की जो वैल्यू है वो है 10 लाख। द पेमेंट फॉर दिस विल बी मेड ओवर नेक्स्ट 24 महीने में इसकी पेमेंट होनी, तो इसके लिए भी जो है गारंटी इसमें मांगी जा रही है। नेक्स्ट इसमें बोला है जीएसटी क्लेम फॉर 20 लाख रुपीज हैज बीन डिस्प्यूटेड बाय इट फॉर विच इट इज रिक्वायर्ड टू फर्निश ए गारंटी। तो अभी 20 लाख का जो जीएसटी क्लेम है वो भी डिस्प्यूट चल रहा है और टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, तो वहां से भी उसके लिए भी गारंटी मांगी गई है इस 20 लाख के लिए। चलिए ये सारा हो गया। फिर लास्ट में 2 डेटा दिया हुआ है, ये गारंटी के रिगार्डिंग नहीं है, ये है रिसीव बैक गारंटी। तो इसको 3,000 लाख की जो है गारंटी रिसीव बैक होगी फ्रॉम द बेनिफिशरीज एज देर इज नो क्लेम अगेंस्ट दिस गारंटी, क्योंकि इन गारंटी के अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं था। तो प्रेजेंट आउटस्टैंडिंग, अगर हम अभी की बात करें जो गारंटी इसको दी गई है वो है 8,000 की। तो 8,000 में से 8,000 लाख की गारंटी इसको दी गई है। ठीक है, अभी की जो है आउटस्टैंडिंग चल रहा है। तो ये सारा डेटा हमें दिया हुआ है। अब इसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है कि इस केस में उसको बैंक को टोटल कितनी गारंटी देनी है। यानी हमें इसमें टोटल बैंक गारंटी की जो पूरा कैलकुलेशन है, इसमें हमें जानना है कि बैंक कितने अमाउंट की जो उसको गारंटी देगा। तो ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो इसी चीज को लेके कि कितने अमाउंट की मैक्सिमम गारंटी बैंक इस कस्टमर को दे सकता है। अगर आप किसी क्रेडिट डिपार्टमेंट पे आप लोगों ने काम किया तो ये एलसी की गारंटी को कैलकुलेट करना, बैंक गारंटी की जो गारंटी है उसको कैलकुलेट करना, ये आप लोग करते हैं। ठीक है, सिस्टम ही बहुत चीज़ें कैलकुलेट करके देता है, बट इसमें हमें एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी। उसका पूरा का पूरा जो उसने डेटा हमें दिया हुआ है कि उसको इस चीज़ की गारंटी चाहिए, 7-8 चीज़ उसने यहाँ पे बताई है, फिर हमें उसको कैलकुलेट करना है, फिर सबको जोड़ना है, फिर देखना है कितनी अभी आउटस्टैंडिंग गारंटी है, फिर देखना है कि कितनी गारंटी जो है बाईबैक हो गई। ठीक है, और फिर देखना है कि अभी नई गारंटी कितनी है, तो सबको जोड़ जाड़ के एक फाइनल वैल्यू बतानी है कि अभी इस कस्टमर को जो एपीसी लिमिटेड है, ये जो कंपनी है पीक्यूआर लिमिटेड, इसको बैंक नई जो गारंटी देगा तो उसकी लिमिट क्या होगी, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पूरा हमने ऑलमोस्ट रीड कर लिया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। बैंक गारंटी कितनी उसको रिक्वायरमेंट है, अभी कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी बात करते हैं। फिर कितना आउटस्टैंडिंग चल रहा है, मतलब पहले से जो बैंक गारंटी है, या फिर कितनी बाई बैक हुई, वो हिसाब किताब हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम उसकी अभी की जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ तक के जो पॉइंट्स रीड किए हमने, अभी तक की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो पहले क्या थी कि उसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ जो सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए उसकी गारंटी, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने अमाउंट की बैंक को गारंटी इसके लिए देनी पड़ेगी।
2 लाख का डिपॉजिट, 2 महीने का डिपॉजिट मांगा है ना, 2 मंथ सप्लाई। 1 महीने का कितना है, 10 लाख पर मंथ। तो 2 महीने का कितना हो जाएगा, 10 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 20 lakhs। एक ये हो गया सिंपल। सेकंड देखते हैं, बिड बॉन्ड जो है उसके लिए कितनी गारंटी चाहिए। बिड बॉन्ड कितने, 5 टेंडर जो है उसका टोटल वैल्यू 10,000 है, और उसमें से बोला है कि कम से कम 1% ऑफ टेंडर वैल्यू। तो टेंडर वैल्यू एग्रीगेट कितना है पांचों का, वो है 10,000। 10,000 का 1% कैलकुलेट करना होगा, तो वो आपका आ जाएगा बिड बॉन्ड। तो बिड बॉन्ड गारंटी हो जाएगा 10,000 का 1%। तो आप क्या करेंगे, 10,000 का 1% कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे ही आप 10,000 का 1% कैलकुलेट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 100। ठीक है, तो 100 लाख यहाँ पे हो गए। दो हमने कैलकुलेट किया। सी तीसरा, इसमें बोला है कि 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीगेट वैल्यू टू 20,000 लैक्स। 5 कॉन्ट्रैक्ट है जिसका वैल्यू 20,000 लाख है, अलग अलग स्टेज में अभी इसके पास है। इट एक्सपेक्ट टू रिसीव पेमेंट एग्रीगेटिंग 2,000 लैक्स अगेंस्ट दिस। तो इसके अगेंस्ट जो पेमेंट है कितने आने वाली है, 2,000 लाख इसकी आने वाली है। तो इस केस में आपका ये कितना हो जाएगा, 2,000 लाख, जो कि एक्सपेक्टेड रिसीप्ट है। ठीक है, रिसीप्ट मतलब पेमेंट मिलने वाला है, तो वो सिंपल है, 2,000 लाख है। चौथा, इट हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 2 प्रोजेक्ट। तो 2 प्रोजेक्ट इसने कंप्लीट किए हैं जिसकी वैल्यू है 2,500 लाख। ठीक है, 2 प्रोजेक्ट जिसका टोटल एग्रीगेट वैल्यू है 2,500 लाख। रिटेंशन मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज 5%। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जो पैसा रिटर्न किया है वो है अभी 5%। तो 2500 का हम 5% कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट में। तो 2500 का 5% होता है आपका 125। ठीक है, तो ये भी आपका डी भी आपका सिंपल इसमें हो गया। ई कैलकुलेट करेंगे। इट एक्सपेक्ट टू बी अवॉर्डेड विद कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 आउट ऑफ 5। तो जो 5 बिडिंग ये सबमिट करेगा ना, उसमें से 3 इसको मिल सकती है। ओके, और उसके लिए 20% की परफॉर्मेंस गारंटी चाहिए। परफॉर्मेंस गारंटी क्या होता है, ये भी एक टाइप की बैंक गारंटी होती है। इसमें बैंक जो है, जो उसका कस्टमर है, जैसे इसके लिए बैंक गारंटी देगा पीक्यूआर के लिए कम से कम 20% की, जितना भी वैल्यू होगा तीन बिट का, अभी हम देखेंगे कितना वैल्यू है। तो जो भी वैल्यू आएगा उसको 20% का कम से कम परफॉर्मेंस गारंटी चाहिए। यानी मान लीजिए 100 रुपये इन्वॉल्व है, तो उसमें से 20 रुपये का कम से कम बैंक को गारंटी देना होगा इस अमाउंट का, कि हमारा जो कस्टमर है पीक्यूआर लिमिटेड, ये जिस हिसाब से इसने आपको कॉन्ट्रैक्ट लिया है और जिस हिसाब से काम की बात की, उसका परफॉर्मेंस वैसे ही रहेगा। तो काम को लेके टाइम पे काम हो पाएगा, और जिस क्वालिटी का काम बोला उस तरह से हो पाएगा, तो उसकी गारंटी दी जाती है। उसको बोला था परफॉर्मेंस गारंटी। ठीक है, तो 20% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। हमें देखना होगा इसको 3 कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, किसमें से 5 में से, तो ये 5 में से 3 बिडिंग इसको मिल जाएगी। 5 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमें 3 की वैल्यू जाननी है, तो 5 की वैल्यू देखनी पड़ेगी। यहाँ देखिए ये रहा, बिड की उसने 5 की जो बिड की जाएगी उसकी वैल्यू कितनी है, 10,000। तो जब भी आप बिडिंग करेंगे, तो बिडिंग के लिए भी आपको 1% जो है कम से कम बिड अमाउंट के लिए भी आपको जो है 1% पे करना पड़ेगा, तभी आप बिडिंग कर सकते हैं। कहीं पे भी आप बोली लगाने चाह रहे हैं तो आपको फ्री में नहीं अलाउ होता ना, आपको कुछ पैसा पे करना पड़ता है। तो ये वही पैसा पे किया, उसकी गारंटी हमने कैलकुलेट की थी 1%। अब हमें इसका एक्सपेक्टेशन देखना है कि इसको 3 मिल जाएगा। 5 के लिए इसने बोली लगाई है, और 3 इसको मिल सकता है, तो 3 आउट ऑफ 5। और 5 बिडिंग का वैल्यू कितना था, वो है 10,000 करोड़, 10,000 लाख। 5 टेंडर ऑफ एग्रीगेट वैल्यू कितना है, 10,000। तो 3 का कितना होगा, 5 बिडिंग का वैल्यू है 10,000, और उसको एक्सपेक्टेशन है 10 के, मैंने लिख दिया, 3 उसको मिल सकता है। तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2,000, ये हो जाएगा 6,000। ठीक है, तो 6,000 जो है इसका जो अमाउंट इन्वॉल्व होगा वो होगा 6,000, उसका हमें 20% कैलकुलेट करना होगा। वो यहाँ पे क्या देखिए, 6,000 आ गया था और उसी का 20% कैलकुलेट किया, तो 6,000 का 20% निकालेंगे तो 1,200 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 6,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका 5 और ये 1,200। ठीक है, तो ये 1,200 इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आपका सिंपल हो गया परफॉर्मेंस गारंटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आपका है, ये हो गया। उसके बाद है, इट विल बी इम्पोर्टिंग 5 हाइड्रो प्लांट्स, हाइड्रो प्लेटफॉर्म। 5 हाइड्रो जो है ये प्लेटफॉर्म ये बाहर से इंपोर्ट करने वाला है। रेट क्या है, 10 lakhs ईच, यानी एक हाइड्रो प्लेटफॉर्म का कीमत है 10 लाख, तो इसको 5 इंपोर्ट कर रहे हैं, तो 5 का कीमत कितना हो जाएगा, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 50 लाख। ठीक है, द पेमेंट फॉर दिस विल बी, 24 महीनों में इसकी पेमेंट करनी है। तो ये जो 50 लाख है, इस पूरे का बैंक को गारंटी देना होगा। ये देखिए, 10 लाख का एक था और 5 आपके हाइड्रो प्लेटफॉर्म है जो कि इंपोर्ट किया जा रहा है, तो 5 का कितना हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 50 lakhs। ये हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे आपका, यहाँ तक हमने सब कंप्लीट कर लिया, एफ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं यहाँ से जी। ठीक है, तो इसमें जीएसटी क्लेम बोला है कितने का, 20 लाख का, जो अभी इसका डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये जो 20 लाख है, ये क्लेम इसको भी गारंटी इसके लिए भी चाहिए होगा। तो जी पॉइंट कितना आ जाएगा, 20 lakhs। गारंटी फॉर जीएसटी क्लेम ये हो गया 20 lakhs। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को गारंटी देनी होगी बैंक को, तो ये 20 लाख हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद और कुछ है नहीं। उसके बाद फिर ये बाई बैक ऑफ गारंटी और टोटल आउटस्टैंडिंग गारंटी की बात की। तो यहाँ तक हमने अपना कंप्लीट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, सारी की सारी गारंटी को, ए से लेके जी तक की सारी गारंटी को हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा गारंटी अमाउंट जो है ऐड किया था, 20 प्लस 100 प्लस 2000 प्लस 125 प्लस 1200 प्लस 50 प्लस 20, इन पांचों इन सातों को अगर हम ऐड करेंगे जी तक, ठीक है, तो इनको सभी को हम ऐड करेंगे ए से लेके जी तक, तो ये आ जाएगा 3515। ठीक है, इतने का जो गारंटी अभी रिक्वायर्ड है, ये एस्टिमेटेड है। ठीक है, इतने का एस्टिमेशन किया जा रहा है कि इतना उसको चाहिए होगा। अब हम देखते हैं कि पुराना हिसाब किताब करेंगे कि पहले की कितनी गारंटी चल रही है, कितनी गारंटी को कैंसिल किया गया। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। तो अगर हम आउटस्टैंडिंग बोले, आउटस्टैंडिंग गारंटी का जो अमाउंट है, मतलब पहले से जो बैंक ने गारंटी दी है उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो है 8000 लाख। तो 8000 लाख की गारंटी बैंक ने ऑलरेडी दी हुई है उसको, ये नई गारंटी की बात हो रही है। तो 8000 लैक्स जो है ये आउटस्टैंडिंग गारंटी है। ठीक है, प्रेजेंट आउटस्टैंडिंग गारंटी। इसमें से उसमें से बोल रहा है कि 3000 की जो गारंटी है, ये वाला पॉइंट देखिए, इट एक्सपेक्ट टू रिसीव बैक गारंटी ऑफ एग्रीगेट 3000 लाख फ्रॉम बेनिफिशियरी, क्योंकि उसका कोई क्लेम नहीं है। तो जो 3000 लाख की गारंटी वो कैंसिल करने करने की एक्सपेक्टेशन है, तो 3000 इसमें से कैंसिल हो जाएगा। तो 8000 है ही, और उसमें से 3000 जो है एक्सपेक्टेड कैंसिल, ये कैंसिल हो सकती है। तो कितना बचेगा अगर 3000 कैंसिल हो जाता है, तो 5 - 3, ये 5 सॉरी 8 - 3, ये बचेगा 5000। तो ओल्ड गारंटी बचेगी 5000 की, और अभी जो हमने नई गारंटी सॉल्व की वो है 3515। ठीक है, फ्रेश गारंटी। तो पुरानी आउटस्टैंडिंग है 5000 की, नई जो अभी हमने ऐड की वो है 3515, इनको हम ऐड करेंगे आएगा 8515। तो टोटल गारंटी जो लिमिट इस कस्टमर को रिक्वायर्ड है वो है 8515, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 8600, जिस नेक्स्ट जीरो डिजिट इन्होंने लिया हुआ है। तो 8515 या 8600 लाख की आप इस कस्टमर को गारंटी दे सकते हैं। इसके साथ ये वाला क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट यहाँ पे हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो या तो 2-3 नंबर का एक साथ ही आपको केस स्टडी फॉर्म में पूछ सकता है। किस तरह से आपका 2-3 नंबर में पूछ सकता है, जैसे बोलेगा कि रिटेंशन मनी की गारंटी अमाउंट कितना है, तो 125। बिट बॉन्ड की गारंटी का अमाउंट कितना है, 100 लैक्स। या गारंटी फॉर इम्पोर्ट का अमाउंट कितना है, 50 लैक्स। तो आप लोगों से जो है अलग अलग क्वेश्चन, जैसे हमने ABCDEFGH बोला ना, तो उसमें से एक एक नंबर का क्वेश्चन बना के 2-4 नंबर पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये भी होगा कि टोटल गारंटी लिमिट बैंकों का कितना है, 8015। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो अगर आएगा तो 5 नंबर में आएगा, अगर न्यूमेरिकल इन्होंने पूछा तो ये 5 नंबर में ही आपका पूछा जाएगा, या 2 या 3 नंबर का भी ऐसे शॉर्ट में आपको पूछ सकते हैं। शॉर्ट में चलिए इस वाले क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। तो ये एक PQR लिमिटेड है, उसको बैंक से गारंटी चाहिए। पहले से उसकी गारंटी जो है आउटस्टैंडिंग वो है 8000 की, उसमें से 3000 कैंसिल होगा, और उसकी जो फ्रेश रिक्वायरमेंट है 7-8 उसने रिक्वायरमेंट बताई है, उसको इस पर्पज के लिए नई गारंटी चाहिए। तो हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि उसको कितनी गारंटी चाहिए अभी फ्रेशली, पुरानी जो गारंटी उसका हिसाब किताब करके टोटल हमें बताना है कि अभी बैंक इस कस्टमर को टोटल कितने की बैंक गारंटी जो है देगा। तो यहाँ पे पूरा डेटा दिया हुआ है, ए से जी तक पॉइंट्स बताया, और वही यहाँ पे आपको नंबर्स के साथ वैल्यूज दी हुई है। तो ए में बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल 10 लाख पर मंथ, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो बोल रही है कम से कम 2 महीने का जो सप्लाई है वो उसके इक्वलेंट आपको डिपॉजिट देना है। तो पर मंथ का 10 लैक्स, तो 2 महीने का हो गया 20 लैक्स। ठीक है, ये 20 लाख हो गया। नेक्स्ट आपका आता है बिड। जब आप बिडिंग करने चाहेंगे ना, कहीं भी हम किसी चीज की बोली लगाते हो तो वो आपको बोलता है कि कुछ पैसा आपको पहले डिपॉजिट करना होगा, उसके बाद ही आप वो बोली लगा सकते हैं। तो बिड को लेके भी हमें गारंटी देनी है। टोटल 5 टेंडर की बिडिंग की जाएगी, उसका वैल्यू है 10,000 लाख। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसका प्रैक्टिस, मतलब उसका प्रचलन क्या है कि वो जो बिड बॉन्ड है, जब भी बोली लगाता है बिडिंग, तो उसके लिए कम से कम 1% ऑफ टेंडर वैल्यू के लिए बोलता है बिड बॉन्ड। तो 1% ऑफ टेंडर वैल्यू, तो ये आपकी टेंडर वैल्यू है 10,000। 10,000 का 1% कितना होता है, 100। ये आपका आ गया 100। तीसरे केस में बोला था कि 5 कॉन्ट्रैक्ट जिसका वैल्यू 20,000 है, वो भी उसके पास अलग अलग स्टेज में है, और उससे जो पेमेंट उसको 2,000 की पेमेंट आने वाली है। तो ये 2,000 है, इसके रिगार्डिंग भी इसको गारंटी इसकी चाहिए। नेक्स्ट चौथा पॉइंट आता है रिटेंशन मनी की, कि उसके 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, 2,500 की वैल्यू है, और रिटेंशन अमाउंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने हेल्ड किया वो है 5%। तो 2500 का 5% निकालेंगे, कितना आएगा, 125। नेक्स्ट आपको परफॉर्मेंस गारंटी सॉल्व करनी है, कितना आपको है, 20%। पर ये कितने का, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो 5 के लिए इसने बिडिंग लगाई है उसमें से 3 इसको मिल सकता है, तो 3 आउट ऑफ 5 उसको मिल जाएगा। और टोटल बिडिंग अमाउंट कितना है, 5 बिड का अमाउंट जो है एग्रीगेट जोड़ के बताया है 10,000। तो 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10,000, तो 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10,000 यानी 6,000। तो 6,000 तक का इसका जो बिडिंग इसको मिल सकती है। ठीक है, ऐसा एक्सपेक्टेशन 6,000 तक की। तो इसके लिए 20% की परफॉर्मेंस गारंटी देनी होगी। तो 6,000 का 20% हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, 6,000 का 20% होता है 1200, तो 1200 यहाँ पे आ गया। इसके बाद बोले इसने 5 हाइड्रो प्लेटफॉर्म बाहर से इंपोर्ट किए, एक की कीमत, ईच ऐसा लिखा ना, ईच, तो एक की कीमत है 10 लाख, तो 5 की कीमत कितनी होगी, 10 × 5 50 लैक्स। और इसकी जो पेमेंट है उसको नेक्स्ट 24 मंथ्स में करनी, तो ये जो 50 लैक्स है ये भी इसका बैंक गारंटी में ऐड हो जाएगा। उसके बाद एक इसका इशू चल रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, 20 लाख का जो है
डिस्प्यूट को लेके। तो जो 20 लाख का इसका डिस्प्यूट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो उसकी भी गारंटी चाहिए, जो कि आपका यहाँ पे फिर से एक 20 लाख और गारंटी आ जाएगा। तो इतनी गारंटी है। और इसके बाद जो डेटा दिया है वो बाई बैक ऑफ गारंटी और आउटस्टैंडिंग गारंटी का दिया हुआ है। तो इन सातों को हम ऐड कर देंगे, ए से लेके जी तक, इन सभी को हम ऐड करेंगे। तो ये हमारी आ जाएगी कि फ्रेश जो एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ फ्रेश गारंटी वो इतना है 3515। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड है क्यों? क्योंकि अभी उसको मालूम नहीं, उसने एक्सपेक्ट किया कि इतना इतना मेरे को बॉन्ड मेरे को और 3 बिडिंग मिल सकती है 5 में से, तो ये एक्सपेक्टेशन है। तो इसीलिए ये जो फ्रेश गारंटी का जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू है 3515। अब हम क्या करेंगे, हम उसकी पुरानी गारंटी देखेंगे। तो जो उसका आउटस्टैंडिंग है पुरानी गारंटी का, तो वो है 8000। उसमें से 3000 कैंसिल होने वाली, बाई बैक मतलब 3000 कैंसिल करनी पड़ेगी, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो 5000 में से 3000 कैंसिल, सॉरी 8000 में से 3000 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5000। तो पुरानी जो आपकी बैलेंस बचेगी गारंटी वो 5000, और जो फ्रेश गारंटी है 3515, इनको हम ऐड करेंगे वो आ जाएगा 8515। तो 8600। तो इतने की जो गारंटी है, इतना हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि इसका जो गारंटी का लिमिट है बैंक गारंटी का, वो है 8600। चलिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो गए। नेक्स्ट, व्हाट इज क्रेडिट अप्रेजल? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल एवेल्यूशन ऑफ लोन रिक्वेस्टेड। कोई प्रोस्पेक्टिव बायर्स है, बोरोवर है। प्रोस्पेक्टिव मतलब हो सकता है, 100% नहीं बोल सकते। कस्टमर तो लोन के लिए आएगा, वो बैंक को डिसाइड करना है कि उसको हमें लोन देना है नहीं देना। बैंक उसका प्रॉपर एवेल्यूशन करेगा कि अगर इसने लोन मांगा है तो क्या वो उसके लिए एलिजिबल है, इसको इतना लोन दिया जा सकता है, अगर पैसा हमने दे दिया तो क्या वो रिपे कर पाएगा। तो वो सारी चीजें बैंक चेक करता है, उसी को बोलते हैं क्रेडिट अप्रेजल। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवेल्यूशन इज सेफली एंड लिक्विडिटी ऑफ फंड लेंड एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसका पर्पस क्या होता है, क्रेडिट अप्रेजल बैंक क्यों करता है? ताकि बैंक का जो पैसा है वो सेफ रहे, और जो फंड है वो लिक्विडिटी रहे, जो भी पैसा है उसकी लिक्विडिटी बने रहे, और प्रॉफिटेबिलिटी जो है बैंकों को इस चीज से हो, इसीलिए बैंक ऐसा इसमें करता है। एक आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका एलसी के ऊपर है। इस तरीके का हमने क्वेश्चन देखा था शॉर्ट में, चलिए इसको देखते हैं। एक एबीसी लिमिटेड है और वो रेडीमेड गारमेंट बनाने का काम करती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वाली एक्टिविटी है। एवरेज होल्डिंग जो स्टॉक्स है और उसका जो ड्यूरेशन है, डेब्टर्स का ड्यूरेशन सारा दिया हुआ है, इतने इतने दिन के लिए होल्ड करते हैं। इसका टर्नओवर है 70 लाख का, और इसकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 60 लाख की। तो हमें इसका वर्किंग कैपिटल जानना है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होती है, जो डे टू डे एक्सपेंस होती है, उसके खर्चे का जो है अ, उसके जो खर्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो वर्किंग कैपिटल लोन के द्वारा पूरी की जाती है। तो जो उसकी एनुअल जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 60 लाख, तो इसके लिए उसकी जो है वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन हमें करनी है। चलिए क्या क्या डेटा हमें दिया हुआ है। रॉ मटेरियल 30 दिन तक रहता है, और जो प्रोसेस टाइम है कन्वर्जन का 15 दिन का है। कन्वर्जन टाइम मतलब वर्क इन प्रोग्रेस को, वर्क इन प्रोग्रेस आप स्टेज समझ सकते हैं। फिर आपका जो फिनिश गुड्स है वो 15 दिन तक रहता है, और एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब गुड्स आपने बेच दिए फिर आपको कैश मिला तो 30 दिन का रहता है। तो इसकी टोटल ऑपरेटिंग साइकिल कितनी, इन चारों को हम ऐड कर देंगे। 30 दिन का आपका रॉ मटेरियल, 15 दिन का आपका कन्वर्जन के प्रोसेस टाइम, 15 दिन का फिनिश गुड्स, और 30 दिन का आपका कलेक्शन पीरियड कि आपने सामान बेचा और आपको पेमेंट मिली, ठीक है। कई बार हम सेल्स में सामान बेचते हैं ना, तो ये वो ड्यूरेशन बता रहे हैं। चारों को हम ऐड करेंगे आएगा 90 डेज। तो इसकी टोटल ऑपरेटिंग साइकिल है 90 डेज, यानी एक साइकिल पूरा होने में, इसका एक ऑपरेटिंग साइकिल पूरा होने में लगता है 90 डेज। अब हम देखेंगे इसकी साल में कितनी ऑपरेटिंग साइकिल है। हम साल की क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसको जो डेटा दिया है वो एनुअल दिया है, जो उसका साल का जो खर्चा है ऑपरेटिंग साइकिल में वो 60 लाख का आता है। तो हम देखेंगे साल में इसकी कितनी साइकिल बनेगी। तो साल में जनरली कितना होता है 365 डेज, बट जनरली आप कैलकुलेशन के लिए 360 ऐसे ले सकते हैं, या चाहे तो आप 365 भी ले लीजिए। तो जैसे आप इसको कैंसिल करोगे तो अप्रोक्स 4 पॉइंट कुछ दिखाएगा। तो कोई बोलेगा कितनी साइकिल है, तो हमें एक नंबर देना होगा, तो 4.01 को हम 4 बोल सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने 360 लेके कैलकुलेशन करके यहाँ पे 4 बोला। यानी एक साइकिल 90 डेज में पूरी होती है, और साल में हमने अप्रोक्स 360 डेज मान लिया है, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 360 के आसपास आ जाएगा। यानी साल भर में इसकी 4 साइकिल्स जो है चलेगी। ये हो गया। इसके बाद टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर एनुअल, यानी एक साल में जो है 60 लाख का उसका एक्सपेंस आ सकता है, ये हमें दिया हुआ है। और 60 लाख का एक्सपेंस साल भर में, अगर साल भर में कितनी साइकिल चलेंगी, 4 साइकिल चलेंगी, तो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 15 लाख। तो 15 लाख उसकी पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, यानी एक साइकिल के लिए उसको कितना चाहिए होगा, 15 लाख चाहिए होंगे। साल भर में उसकी 4 साइकिल्स चलेंगी, ऑपरेटिंग साइकिल्स 4 होंगी पूरी। और और 4 साइकिल में जो है, साल में 4 साइकिल चलेंगी, तो 4 साइकिल्स में जो टोटल खर्चा आएगा उसका एनुअल खर्चा वो है 60 लाख। तो एक साइकिल में कितना खर्चा आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ गया आपका 15 लाख। तो एक साइकिल में उसके 15 लाख खर्च होंगे। तो ये जो उसका हर साइकिल का जो खर्चा आ रहा है इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो इसकी वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी पर साइकिल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल पर साइकिल हो जाएगी उसकी 15 लाख। तो ये रिक्वायरमेंट वो बैंक से अपनी पूरे करेगा। जो टर्नओवर है उसका इस वर्किंग कैपिटल से कोई मतलब नहीं। टर्नओवर बताता है कि साल भर की उसकी सेल्स कितनी। जब भी हमें वर्किंग कैपिटल ये रिक्वायरमेंट
वर्किंग कैपिटल सॉल्व करना है, तो उसका हमें टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं। हमारा जो पर्पस है वो जानना कि उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हो रहा है। जो वर्किंग कैपिटल है, जो डे टू डे एक्सपेंस है, उसको पूरा करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो 60 लाख का खर्चा उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ रहा है। तो ये जो 60 लाख रुपए हैं उसके 4 साइकिल चलेंगी और 60 लाख रुपए को कवर करेंगी। तो एक साइकिल में 60 / 4 15 lakhs जो है कवर इसमें होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपका कंप्लीट ये जो है हो गया। तो एक बार शॉर्ट में इसको रिवाइज करते हैं। इसमें आपको सारा टाइम दिया हुआ है कि रॉ मटेरियल के लिए 30 दिन रहते हैं, और फिर कन्वर्जन टाइम 15 दिन का है, फिर से फिनिश गुड्स 15 दिन तक रहते हैं, फिर कलेक्शन पीरियड मतलब गुड्स बेच दिए और पैसा आने में 30 दिन लगता है। तो चारों को हम ऐड करेंगे, चारों को ऐड करके 30 + 15 + 15 + 30 90 आ जाएगा। तो ये 90 डेज हमारी क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल्स है। अब हमें जानना है कि साल में कितनी ऑपरेटिंग साइकिल्स होंगी। साल में हम जनरली 360 डेज कंसिडर करते हैं, तो 360 / 90 आ जाएगा 4। तो साल में 4 आपकी साइकिल्स चलेंगी। ठीक है, और साल भर में खर्चा कितना आएगा। एनुअल जो ऑपरेटिंग खर्चा है वो 60 लाख का है, 60 लाख का है, और 4 साइकिल चलेंगी। तो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 15 लाख। तो एक जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसमें आपका 15 लाख का खर्चा होने वाला है। यही आपकी जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज क्रेडिट रिस्क। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो मैंने रख दिया यहाँ पे। जो भी आपका बोरोवर है, जैसे जो बैंक है किसी कस्टमर को लोन देता है और कस्टमर हर महीने ईएमआई पे करता है, तो क्रेडिट रिस्क कस्टमर का वो रिस्क है कि वो जो है ईएमआई पे नहीं करेगा, उसी को क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। यानी कस्टमर जो है डिफॉल्ट हो जाएगा। किस वजह से, कई सारे रीजन है, कुछ जानबूझ के जिसको विलफुल बोलते हैं, किसी की जॉब चली गई, किसी का कोई एक्सीडेंट, कोई फैमिली इशू, तो कई सारे एन नंबर ऑफ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से कस्टमर डिफॉल्ट करेगा। उसी रिस्क को बोलते हैं बैंकों का क्रेडिट रिस्क। तो ये बैंकों का रिस्क होता है। और बता भी रखा कि डिफॉल्ट किस वजह से हो सकता है। कोई बिजनेस है तो उसका बिजनेस फेलियर हो गया, या जो बोरोवर है वो विलफुल भी मतलब अपनी मर्जी से भी डिफॉल्ट होते हैं। तो कुछ रेयर केसेस में बोरोवर के पास पैसा होगा बट वो बैंकों से लोन लेके फिर भी रिपे नहीं करते, उसको बोलते हैं विलफुल डिफॉल्ट। ठीक है, तो वो भी रीजन इसमें हो सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, असेसमेंट ऑफ लोन के कितने मेथड है। तो जनरली अगर बिजनेस इंटरप्राइज होता है या फिर इंडिविजुअल होता है, तो बिजनेस इंटरप्राइज के लिए बैंक कौन सा लोन दे सकता है, वर्किंग कैपिटल के लिए या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। वर्किंग कैपिटल मतलब हमने देखा था ना भी एक क्वेश्चन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डे टू डे रिक्वायरमेंट वाली, रॉ मटेरियल खरीदना है, वेजेस पे करने हैं, तो उस रिक्वायरमेंट को बोलते हैं। ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कोई कैपिटल गुड्स, कोई कंपनी है, बिजनेस इंटरप्राइज है, उसको कुछ मशीनरी खरीदनी है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर उस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं जिससे एक बड़ा असेट क्रिएट होता है। जैसे मशीनरी खरीदी तो मशीन क्रिएट हो गया, और जनरली ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इन दो पर्पज के लिए बैंक बिजनेस इंटरप्राइज को लोन देता है। इंडिविजुअल को कोई पर्पज हो सकता है, आपको घर लेना है, कोई व्हीकल खरीदना है, कंज्यूमर ड्यूरेबल कोई चीज आपको लेनी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल अगर आपको कुछ चाहिए, तो उस पर्पज के लिए आप जो है ये इंडिविजुअल को लोन आप दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। इस क्वेश्चन में हमने दो टाइप का देखा था, और ठीक है, तो हमने देखा था कि मेथड ऑफ असेसमेंट किस तरह से किया जाता है ना। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल एक नंबर का पूछ सकते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब आपके पास कैश है, उससे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उससे आपने अपना काम किया। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अभी काम चल रहा है, ये सेमी फिनिश गुड्स है, मतलब ये पूरे भी नहीं है, ये आधे भी नहीं है, दोनों स्टेजेस में ये आपके रहते हैं, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। फिर उससे एक फाइनल गुड बना जिसको हमने बोला फिनिश गुड्स। फिर उसको डेटर्स यानी आपने उधार में बेचा सामान और उन्होंने आपको पेमेंट की कैश। इस पूरी साइकिल का नाम है वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। सो एक ऐसा ड्यूरेशन जो कि आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, फिर आपने उसको धीरे धीरे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, और जो है आपकी सेल्स की रियलाइजेशन हुई, और फाइनली आपका जो पेमेंट है आपको वापस मिल गया। इस पूरी की पूरी साइकिल का नाम ही है आपका ऑपरेटिंग या वर्किंग कैपिटल साइकिल। एक आपका क्वेश्चन है, सीएमए फॉर्मेट्स किस तरह से हो सकता है आपका। ठीक है, तो फॉर्म 1 फॉर्म 2 3 4, तो इसको एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिए कि अगर आपकी जो है एग्जिस्टिंग लिमिट है बैंकिंग सिस्टम, तो उसके लिए फॉर्म 1 इस्तेमाल होता है। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट के लिए फॉर्म 2 होता है। और आपका ये आपका जो सीएमए है इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। ये फॉर्मेट्स होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स बैंक कस्टमर से लेता है, भरवाता है, ताकि उसका डेटा बैंक ले सके। ठीक है, फॉर्म 1 जो है फॉर्मेट कस्टमर को कब भरना होगा, पर्टिकुलर ऑफ एक्जिस्टिंग लिमिट फ्रॉम द बैंक। अगर बैंकों से उसने पहले से कोई लिमिट कोई लोन लिया तो उसकी डिटेल्स उसको फॉर्म 1 में भरनी होगी। फॉर्म 2 में उसकी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट जो है, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में क्या क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश, उन सबका डेटा। फॉर्म 3 में उसकी जो बैलेंस शीट है उसका पार्ट 1, और बैलेंस शीट स्प्रेड और एनालिटिकल और कंपेरेटिव जो रेशियोज है वो आपको जो है फॉर्म 3 में भरने होंगे। ये कस्टमर्स के लिए फॉर्मेट बैंकों ने बनाए हैं उसकी क्रेडिट को मॉनिटर करने के लिए। सीएमए मीन्स क्रेडिट मॉनिटरिंग जो है आपका अरेंजमेंट फॉर्मेट। ऐसी फॉर्मेट जो फॉर्म 4 है, ये भी एक फॉर्मेट है। तो ये होता है कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का इसमें स्टेटमेंट रहता है, कितने करंट असेट्स और कितने करंट लायबिलिटीज, तो फॉर्म 4 में भरना होता है। फॉर्म 5 में क्या होता है,
असेसमेंट ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, तो बैंक कितना मैक्सिमम लोन देगा उसका असेसमेंट बैंक फॉर्म 5 में भरता है। फॉर्म 6 फंड फ्लो स्टेटमेंट, कितना फंड आया कितना गया, तो उसका पूरा हिसाब किताब जो है फॉर्म 6 में भरा जाता है। तो ये सारे फॉर्म बैंकों से, बैंक अपने कस्टमर से फॉर्म फॉर्मेट भरवाता है ताकि उसके क्रेडिट को वो मॉनिटर कर सके। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इसमें आपको जो मेथड इस्तेमाल करना है ये टर्नओवर करना है, ठीक है। क्वेश्चन में बताया हुआ आपको, इसमें जो वैल्यूज आपको टर्नओवर वाली दी हुई है, ठीक है। तो हमें टर्नओवर वाला मेथड कैलकुलेट करना है और हमें जानना है कि कस्टमर को कितना हम लिमिट जो है दे सकते हैं। तो एक पीक्यूआर लिमिटेड है, वो टॉयज को मैन्युफैक्चर करता है। इसकी जो साल की टर्नओवर है 120 लाख है और जो इसका नेट वर्किंग कैपिटल है वो है 5 लाख। और भी इसके लिए डेटा हमें दिया हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है। तो टर्नओवर मेथड क्या बोलता है, जनरली उन यूनिट्स के लिए बैंक टर्नओवर मेथड इस्तेमाल करता है जिनका 5 करोड़ तक का लिमिट बैंक अलाउ करता है। तो बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी यूनिट भी नहीं बोल सकते, तो 5 करोड़ तक की जिनको लिमिट देगा उनके लिए बैंक टर्नओवर मेथड इस्तेमाल करेगा। टर्नओवर मेथड सिंपल सी बात करता है। टर्नओवर मेथड में क्या होता है, जनरली आपकी साल की कितनी टर्नओवर हुई है, टर्नओवर्स बताता है सेल्स। मान लीजिए आपकी हुई है साल की 100 लाख की सेल, एग्जांपल या सिंपल ले लेते हैं, मान लीजिए 100 रुपए की आपकी सेल्स हुई है। तो उसमें से बैंक एज्यूम करता है कि जितने की भी सेल्स हुई उसमें से 25% का पैसा हम लोन के तौर पे सोच सकते हैं, उतने तक का वर्किंग कैपिटल हो सकता है। तो 100 का 25% कितना हो गया, 25 रुपए। इस 25 में से बैंक बोलता है कि कस्टमर अपनी पॉकेट से 20% पे करेगा एज ए मार्जिन, और बाकी का जो 80% है वो बैंक फाइनेंस करेगा। वही आपका टर्नओवर मेथड है। तो टर्नओवर मेथड में एज्यूम किया जाता है कि आपकी जितनी भी सेल्स होगी, सेल्स को आप टर्नओवर बोल सकते हैं, एक ही चीज है। जितनी भी आपकी टर्नओवर होगी उसका सिर्फ 25% ही वर्किंग कैपिटल अमाउंट हो सकता है, और उस 25% में से 20% कस्टमर पे करेगा ऐसे मार्जिन और 80% बैंक फाइनेंस करेगा। वही आपका टर्नओवर मेथड है। चलिए इस पे कैलकुलेट करते हैं। इसमें आपको टर्नओवर कितनी दी है, 120 लाख की। और अगर आपको क्वेश्चन में आपको टर्नओवर दिया हुआ है और वहाँ पे बोला हुआ है कि आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है कि कितना बैंक इसको फाइनेंस करेगा, तो टर्नओवर देख के आपको याद आना चाहिए कि आप इसमें सिर्फ टर्नओवर मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। और 5 करोड़ तक की जो लिमिट होती है कस्टमर, उनके लिए ये वाला मेथड बैंक इस्तेमाल करते हैं। तो साल की टर्नओवर है 120 लाख, ठीक है। तो उसका हमें 25% कैलकुलेट करना होगा। तो 120 का 25% कितना होता है, 120 लाख का अगर हमें 25% कैलकुलेट करना है तो उसका परसेंट डिवाइड बाय 100, ये 4, तो ये आपका आ जाएगा 40, नहीं 30 लैक्स आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो 30 लाख आपको क्या मिला, ये हमें मिला वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो 30 लाख की हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। ये हमारी वर्किंग कैपिटल है 30 लाख, उसमें से 20% कस्टमर पे करेगा और 80% बैंक। तो 30 लाख का पहले 20% कैलकुलेट कीजिए, ये कस्टमर का मार्जिन है, ये आ जाएगा 6 लाख। तो 30 लाख में से जो 6 लाख है वो कौन कस्टमर पे करेगा ऐसे मार्जिन, ठीक है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, 6 लाख आपका मार्जिन हो गया। बाकी का जो 80% है, तो 30 लाख का 20% कस्टमर का मार्जिन है जो कि 6 लाख आ गया। अगर हमें 30 लाख का 80% कैलकुलेट करना हो तो 30 लाख का 80% कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी 24 लाख तो बैंक पे करेगा और 6 लाख कस्टमर को मार्जिन के तौर पे लाने हैं, ठीक है। तो 6 लाख कस्टमर का हो गया, 24 लाख बैंक का हो गया। ऑलरेडी उसका जो नेट वर्किंग कैपिटल है, उसके पास जो अवेलेबल वर्किंग कैपिटल है वो है 5 लाख। तो 6 लाख में से 5 लाख उसके पास पहले से है, तो उसको कितना पैसा और लाना पड़ेगा, 6 लाख में से 5 लाख तो है, 6 माइनस 5 एक, एक उसको एडिशनल मार्जिन लाना पड़ेगा। तो 1 लाख इसका आंसर इसमें हो जाएगा। तो कस्टमर को एक्स्ट्रा मार्जिन कितना लाना पड़ेगा, 1 लाख। जो उसका नेट वर्किंग कैपिटल है ना, अवेलेबल नेट वर्किंग कैपिटल, अवेलेबल नेट वर्किंग कैपिटल मतलब इतना पैसा वो ऑलरेडी लेके आया है। तो 5 लाख वो ऑलरेडी लेके आया, उसको लाना था 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख उसको लाना था। तो 6 लाख में से 5 लाख वो ऑलरेडी लेके आया है, तो 6 माइनस 5 1 लाख उसका एडिशनल जो है मार्जिन है जो कि उसको लेके आना है। तो 1 लाख का मार्जिन कस्टमर लेके आएगा और 5 लाख उसके पहले से है, तो 1 + 5 6 लाख पूरे हो जाएंगे और 24 लाख जो है बैंक उसको फाइनेंस करेगा। तो वही आपका आ जाएगा इसमें, कितने तक का बैंक इसको फाइनेंस कर सकते हैं। तो मेथड बिल्कुल सिंपल है, बस हमें याद रखना है जितना भी टर्नओवर है उसका 25% कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा वर्किंग कैपिटल आएगा। और जो भी वर्किंग कैपिटल है उसमें से 20% कस्टमर पे करेगा और 80% बैंक पे करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है इसमें। और जो है जैसे इसमें 120 लाख का था, 120 का 25% होता है आपका 30 लाख। तो 30 लाख का 20% कितना होता है, 6 लाख। तो 6 लाख कस्टमर का मार्जिन है और 80 लैक्स क्या है, ये बैंक का मार्जिन है। 80% यानी बैंक का। इसमें से जो है 80% 24 लाख बैंक पे करेगा और 6 लैक्स में से 5 लाख तो कस्टमर का ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 1 लाख वो एक्स्ट्रा एडिशनल लेके आएगा। चलिए इसके साथ ये वाला पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको 2 हैंड्स की ऐप में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप इस क्वेश्चन आंसर को रिवाइज भी कर सकते हैं और इनको एक बार प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।